नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। और क्लास 9th की हिंदी में हमने अपने पिछले सेशन में शुरू किया था संधि यानी कि ज्वाइनिंग। किस तरह से हम चीजों को जो शब्द है, वर्ण है, उनको आपस में जोड़कर एक नया शब्द बनाते हैं, यानी कि एक नए शब्द के अर्थ में हम किस तरह से परिवर्तन करते हैं या शब्द को हम किस तरह से जोड़ते हैं। तो इसका हमने परिभाषा पढ़ ली थी, संधि विच्छेद हमने पढ़ लिया था। आज हम संधि के भेदों को डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि संधि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भाग है, हिंदी व्याकरण का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो आपको आगे आप कितनी भी ज्यादा जो योग्यता संबंधी जो परीक्षाएं आपकी होती हैं, उसमें आप जहां पर भी हिंदी का सेशन आप देखेंगे, वहां पर आप संधि, समास, अलंकार, इन सारी चीजों को आप वहां पर देखेंगे। तो संधि जो है एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पार्ट है, इसको आप जरूर समझने का प्रयास कीजिए, सुनने का प्रयास कीजिए। तो हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमने अपने पिछले सेशन में पढ़ा, संधि यानी कि ज्वाइनिंग, यानी कि अर्थ संधि का मेल। जैसे हमने कहा कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, यानी कि जब दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन आता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसको संधि कहा जाता है। और इस तरह के एग्जाम्पल हमने लिए थे। और नेक्स्ट हमने यहाँ पर विकार आए जो एग्जाम्पल थे, एग्जाम्पल्स के साथ हमने यहाँ पर पढ़ा। और इसमें मैंने क्या आप लोगों को कहा कि दो वर्णों के मेल से, हमने वर्णों का मेल यहाँ पर करा है, ना कि पूरे पूरे शब्दांश का। हमने यहाँ पर शब्दांश का मेल नहीं किया है। बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनिए कि हम यहाँ पर संधि पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर शब्दांश का मेल नहीं बल्कि एक वर्ण का मेल यहाँ पर हो रहा है। तो जैसे मैंने कहा, कोई भी आप वर्ण पढ़ रहे हैं, जैसे आपने यहाँ पर शब्दांश लिखा हुआ है देव, दे व जो आप वर्ण बोलते हैं तो इसमें अ स्वर आता है, यानी कि अ का भी स्वर आता है। तो आप यहाँ पर अ लिखते हैं, फिर देव धन आलय, आलय आ का स्वर यहाँ पर आ रहा है, तो आपने अ धन आ, आपने वर्णों का केवल मेल किया है। तो देव में अंतिम वर्ण आपका आता है अ, और आलय का पहला वर्ण है यानी कि जो प्रथम शब्द है उसका अंतिम वर्ण, जो द्वितीय शब्द है उसका पहला वर्ण मिलाकर आप जो आप जो परिवर्तन जो आपको दिखाई देता है, जो विकार आपको दिखाई देता है, उसी को संधि कहा जाता है। तो ये आपने यहाँ पर परिवर्तन देखा, देव धन आलय, देवालय। तो अ धन आ मिलकर बना आपका आ। और इसी तरह पर धन उपकार, यानी कि अ धन उ मिलकर बनेगा ओ। तो पर धन उपकार परो, ओ का साउंड आपके यहाँ पर आ रहा है, परोपकार, परोपकार। तो इसी तरह से नेक्स्ट संधि विच्छेद। तो संधि के द्वारा बने शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। यानी कि जो आपने संधि की है, उसी संधि को जब आप अलग अलग कर देते हैं, उसकी पूर्वावस्था में लेकर आ जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको आप संधि विच्छेद कहते हैं। दीप धन अवली, तो दीप प यानी कि अ का साउंड आपको यहाँ पर आ रहा है, और अवली में भी अ का साउंड है, तो अ धन अ यानी कि आ आपका बनेगा। तो दीपावली को आप जब संधि विच्छेद करेंगे तो आप लिखेंगे दीप धन अवली। बिल्कुल उसी तरह गिरीश, तो गिरीश में आप गिरी धन ईश, तो गिरी में आपको बड़ी ई की मात्रा आती है, और ईश जो आपका शब्द है वो भी आपका श, तो यहाँ पर भी आपको ई का साउंड आ रहा है, तो गिरी धन ईश गिरीश। तो इस तरह से हमने संधि विच्छेद भी पढ़ा। नेक्स्ट हमने संधि के भेदों के बारे में यहाँ पर आपको बताया। संधि के भेद यानी कि मैंने कहा संधि के 3 भेद आपके होते हैं। कौन कौन से 3 भेद होते हैं?
स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो जब हम वर्णों की बात करते हैं, हिंदी वर्णमाला में जब हम वर्णों की बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया था टोटल जो होते हैं आपके 44 होते हैं हिंदी वर्णमाला में आपके वर्ण। तो आप जब देखते हैं 44 टोटल आपके वर्ण हैं, जिसमें से 11 आपके स्वर हैं और 33 जो है वो व्यंजन हैं, और बाकी के जो शब्द हैं उनको विसर्ग कहा जाता है। बाकी के शब्दों को विसर्ग कहा जाता है। तो 3 तरह की संधि यहाँ पर दिखाई दी, क्योंकि वर्णों का केवल मेल हो रहा है। तो वर्ण आपके 44 है और उसी के आधार पर 11 स्वर हैं, तो हमने स्वर संधि कहा। आपके 33 व्यंजन है, तो हमने व्यंजन संधि कहा। और क्योंकि जो बाकी के स्वर बाकी के वर्ण हमारे रह जाते हैं, उन्हें हमने विसर्ग संधि यहाँ पर नाम दिया। तो फर्स्ट हम कंटिन्यू कर रहे थे स्वर संधि के साथ, और स्वर संधि का भी हमने एग्जाम्पल यहाँ पर ले लिया था कि दो स्वरों के आपस में मिलने पर, क्योंकि स्वर संधि है तो केवल स्वरों का मेल यहाँ पर होगा, ध्यान रखिएगा, केवल स्वरों का यहाँ पर मेल होगा। दो स्वरों के आपस में मिलने पर जो परिवर्तन है उसे स्वर संधि कहते हैं, उसे स्वर संधि कहते हैं। और जैसे एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताया था, देव धन आलय देवालय, अ धन अ भी आपका स्वर है, आ भी आपका स्वर है, तो यहाँ पर आपका अ धन आ बनेगा आ। तो देवालय देवालय। बिल्कुल इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिया था, पर धन उपकार। तो र में अ आपका साउंड आ रहा है, उपकार में उ आपका स्वर आ रहा है, तो अ और उ मिलके आपका ओ का स्वर बनता है। तो आपने पर धन उपकार मिलकर बना परोपकार, परोपकार। तो अब क्योंकि स्वर संधि की बात कर रहे हैं, तो स्वर भी आपके अलग अलग तरह के होते हैं। दीर्घ स्वर होता है और ह्रस्व स्वर होता है। तो अब यहाँ पर हम स्वर संधि की बात कर रहे हैं। तो स्वर संधि में स्वरों के आधार पर ही उस संधि को भी यहाँ पर डिवाइड किया गया है, यानी कि संधि को भी उसके उपभेदों में बांटा है। तो स्वर संधि के उपभेद यहाँ पर आपको बताए गए हैं। स्वर संधि के कौन कौन से उपभेद यहाँ पर आपको बताए गए हैं? मैंने कहा स्वर संधि के 5 उपभेद होते हैं। कौन कौन से 5 उपभेद होते हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। तो सबसे पहले हम दीर्घ संधि को पढ़ेंगे। दीर्घ संधि में हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि जो हमारे हिंदी में जो स्वर होते हैं वो 2 तरह के स्वर होते हैं, एक ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर, यानी कि 2 तरह के स्वर होते हैं। अ, ई, उ, री, ये सारे आपके ह्रस्व स्वर होते हैं। और आ, ई, उ, ए, आई, ओ, ये आपके दीर्घ स्वर होते हैं। तो क्यों इन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है, क्यों इन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है? ह्रस्व स्वर की बात करते हैं तो देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है, उसको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, तो ये बहुत ही कम समय में बोले गए। लेकिन अगर आप दीर्घ स्वर का जब उच्चारण होता है तो उसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है, यानी कि ज्यादा समय लगता है। जैसे अगर मैं कहूं अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। तो आप देख रहे हैं कि ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दीर्घ स्वर का जो टाइम है उच्चारण का वो ज्यादा है। यानी कि अ जब आप बोलते हैं तो अ, इ, उ, तो बहुत कम समय इसके उच्चारण में लगता है। तो इसीलिए इनको हमने
ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर दो यहाँ पर भागों में बांटा। तो अब क्योंकि हम दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं, किसे कहते हैं? दीर्घ संधि। देखिए, तो दीर्घ संधि इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि दीर्घ संधि में क्या होता है कि जब अ, ई, उ, री ये जो शब्द होते हैं, वर्ण होते हैं, ये आ, ई, उ, ए, आई, ओ अब से के परस्पर निकट आ जाते हैं, यानी कि पास आ जाते हैं, तो दोनों के मेल से क्रमशः आ, ई, उ हो जाता है। ई से और उ से जब मिलते हैं तो क्या होता है कि इनके मेल से आ, ई, उ स्वर बनते हैं। तो ये कौन से स्वर हैं? दीर्घ स्वर है, इसीलिए इसे दीर्घ संधि कहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे अगर अ और अ का मेल हो रहा है तो इससे क्या बनेगा? आ बनेगा। तो ये क्या हुआ आपका? आ क्या है? दीर्घ स्वर है। बिल्कुल इसी तरह अ और आ के मेल से भी आ बनेगा, तो इसे भी हम दीर्घ स्वर कहेंगे। या आ और अ के मेल से भी आ बनेगा, तो इसको भी हमने दीर्घ स्वर कहा। यानी कि अगर दीर्घ स्वर हमारा बन रहा है, दीर्घ स्वर हमारा आ रहा है, तो उसको हम दीर्घ संधि कहेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको परिभाषित करते हैं दीर्घ संधि को, उसके बाद एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। देखिए, इस तरह हम परिभाषा लिखेंगे दीर्घ संधि की। जब, अब आप ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर को समझ चुके हैं। जब ह्रस्व या दीर्घ, ठीक है, आ, इ, उ से परे क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ, आ, इ, उ आए, तो दोनों मिलकर आ, ई, उ हो जाते हैं। देखिए, जब या तो ह्रस्व आ, ई, उ से परे यानी कि के विपरीत ह्रस्व दीर्घ आ, ई, उ आए, तो दोनों मिलकर आ, ई, उ हो जाते हैं, यानी कि दीर्घ बन जाते हैं। ठीक है, जब दीर्घ स्वर बनेगा तो उसे हम दीर्घ संधि कहेंगे। हो जाते हैं तो इसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, तो यहां पर आप लिख सकते हैं, इसे दीर्घ संधि कहते हैं। इसे दीर्घ संधि कहते हैं। तो दीर्घ संधि के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल, अ, धन, अ। हमने कहा या तो ह्रस्व स्वर आ सकता है
या दीर्घ स्वर आ सकता है। हमने कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा कि केवल ह्रस्व स्वर आएगा या केवल दीर्घ आएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों ही आपके ह्रस्व स्वर हैं। तो देखिए अ और आ के मेल से हमने कहा आ बनता है। अ और आ के मेल से आ बनता है। जैसे मैं कहूं मत धन अनुसार, मत धन अनुसार, तो म ता अ का साउंड आ रहा है, अनुसार अ का ही साउंड है, तो मत में आ और अ मिलकर आ आपका बनेगा, यानी कि मत धन अनुसार, मता नुसार, मतानुसार, मतानुसार। ठीक है, आप इसको अ का साउंड उसमें आ रहा है तो आप इसको डायरेक्ट पढ़ेंगे मतानुसार। ठीक है, मत धन अनुसार, मता अनुसार। आगे और भी एग्जांपल्स बहुत सारे। राम, राम धन अवतार, तो रा म अ का साउंड आ रहा है, अवतार अ का साउंड आ रहा है। हमने कहा अ और अ मिलकर क्या बनाएंगे, आ बनाएंगे। तो मत राम धन अवतार, रामावतार, रामावतार, रामावतार। तो इस तरह से अ और अ मिलके, यानी कि ह्रस्व भी हो सकता है, दीर्घ भी हो सकता है। तो इसलिए हमने कहा क्रमशः ह्रस्व दीर्घ अ ई उ मिलकर से परे ह्रस्व दीर्घ अ ई उ से मिलकर आ ई उ बनाते हैं। तो ये आ हमारा यहाँ पर बन गया। दो एग्जाम्पल्स हमने इसके लिए। बिल्कुल, एक और एग्जाम्पल हम ले लेंगे आपको समझाने के लिए। सूर्य धन अस्त, सूर्य धन अस्त, सूर्य अ का साउंड आ रहा है, अस्त अ का साउंड है। आगे बढ़ेंगे, आ हमारा बनेगा सूर्य धन अस्त, क्या हमारा बनेगा, सूर्यास्त, सूर्यास्त, सूर्य धन अस्त, सूर्यास्त। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमने ह्रस्व अ मिलाकर आ बनाया है। बिल्कुल, एक और एग्जांपल हम लेंगे इसका, अ धन आ का, क्योंकि हमने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि केवल ह्रस्व और ह्रस्व मिलेगा। हमने कहा ह्रस्व और दीर्घ, हमने कहा ह्रस्व और दीर्घ दोनों हो सकते हैं। तो एक और एग्जांपल मैं आपको यहां पर बताऊंगी। हिम धन आलय, हिम धन आलय, ये क्या हमारा बना, हिम म, यानी कि अ, आलय आ का साउंड आ रहा है, सेम आ हमारा बनेगा, क्योंकि हमने इसमें पहले ही बता दिया है क्रमशः दीर्घ और ह्रस्व मिलकर क्रमशः दीर्घ और ह्रस्व बनाते हैं, यानी कि मिलकर लास्ट में केवल आ ई उ बनाते हैं। तो आ अभी तक हमने आ बनाया, हम अ के साथ मिलाकर, अब हम दीर्घ और ह्रस्व को साथ में मिलाकर आ बना रहे हैं। तो हिम धन आलय, हिमा लय, हिमालय। तो इस तरह से आप यहां पर देख रहे हैं हमने यहां पर अ धन आ किया है और यहां पर अ धन अ किया है। तो ये चीज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे हम। हमने एक और एग्जाम्पल हमने लिया। हम यहां पर आ और अ को मिलाएंगे, यानी कि आ धन अ। देखिए, रेखा धन अंकित,
रेखा धन अंकित। रेखा, आ का साउंड आ रहा है, अंकित अ, क्या बनाएगा? आ ही बनाएगा, क्योंकि तीन ही शब्दों के बारे में हमने दीर्घ स्वर में बात की है कि आ ई उ। ठीक है, तो रेखा धन अंकित। आ हमने रेखा आ का साउंड लिया, अंकित का अ का साउंड लिया, तो हमने कहा आ ही बनाएगा, तो क्या बनेगा? रेखा धन अंकित, रेखांकित। रेखांकित। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल सेम पैटर्न का हम लेंगे। परीक्षा धन अर्थी। परीक्षा धन अर्थी। परीक्षा, आ का साउंड आ रहा है, धन अर्थी, अ का केवल साउंड आ रहा है, आ ही बनेगा, तो किस तरह से हमारा यहां पर संधि होगी? परीक्षा धन अर्थी, परीक्षार्थी। परीक्षार्थी। तो इस तरह से हमने यहां पर इस संधि को हमने पूर्ण किया। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल यहां पर लेंगे आ और आ का, यानी कि दोनों हमारे दीर्घ भी हो सकते हैं। जो दोनों स्वर हैं वो हमारे दीर्घ स्वर भी हो सकते हैं। दोनों जब ह्रस्व स्वर हो सकते हैं तो दोनों दीर्घ भी हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लेंगे विद्या धन आलय। विद्या धन आलय। तो विद्या यानी कि आ का साउंड आ रहा है, आलय आ, विद्या धन आलय, विद्यालय। क्या बनेगा? आ ही हमारा बनेगा, तो कैसे हम यहां पर लिखेंगे? विद्यालय, विद्यालय। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका एक और लेंगे। महा धन आत्मा। महाधन आत्मा। महाधन आत्मा, तो महा, महा में कौन सा साउंड आ रहा है? आ का। साथ में आत्मा में कौन सा साउंड आ रहा है? आ का। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? आ। तो महाधन आत्मा, महात्मा, सॉरी महात्मा। महाधन आत्मा यानी कि महात्मा। तो इस तरह से हमने, तो महाधन आत्मा, महात्मा। बिल्कुल नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे ई और ई का। जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा ई और ई का होगा, तो वो क्या बनाएगा आपका? ई। ठीक है, तो हम इस एग्जाम्पल को लेते हैं। हरि धन इच्छा। हरि धन इच्छा। तो आप यहां पर देख रहे हैं हमने लिखा है, हमने यहां पर लिखा है हरि। हरि यानी कि हमें कौन सा साउंड आ रहा है यहां पर? छोटी ई का, हरि। और इच्छा, ई का साउंड यहां पर है। हरि धन इच्छा, हरि इच्छा। तो ये क्या बनाएगा? बड़ी ई बनाएगा। तो आप कैसे लिखोगे इसको? हरि धन इच्छा, हरि इच्छा, हरि की इच्छा, हरि धन इच्छा, हरि इच्छा। बिल्कुल नेक्स्ट और एक और एग्जांपल हम लेंगे यहां पर। मुनि मुनि धन ईश। मुनि धन ईश। मुनि धन ईश। ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है
यहां पर हम लेंगे रवि धन इंद्र, रवि धन इंद्र। तो रवि धन इंद्र जो हमने यहां पर लिया, आप देख रहे हैं रवि कौन सा साउंड आ रहा है, छोटी ई का, इंद्र छोटी ई, बड़ी ई ये बनाएगा। तो रवि धन इंद्र क्या हमारा बनेगा, रविंद्र। क्या वर्ड बनेगा हमारा, रविंद्र। तो इसी तरह से अब हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा वो ई और बड़ी ई का होगा और बनेगा वही सेम बड़ी ई। तो इसी तरह से ये एग्जाम्पल मैंने आपको यहां पर दिया था, गिरी धन ईश, गिरी धन ईश। गिरी यानी कि छोटी की आपकी यहां पर साउंड आ रहा है, बड़ी ई, ईश, बड़ी ई ही बनेगी। गिरी धन ईश, गिरीश, गिरीश। गिरी धन ईश, आप यहां पर देख रहे हैं चेंज, देखिए आप, गिरी और यहां पर गिरी, गिरी और यहां पर गिरी, गिरी धन ईश, गिरीश। तो इस तरह से आप लोगों को एग्जाम्पल्स जो है समझ में आ रहे होंगे, और ये सारे एग्जाम्पल आपके दीर्घ संधि के हैं। ये सारे एग्जाम्पल आपके किसके हैं, दीर्घ संधि के। तो ये आपने जान लिया। बिल्कुल इसी तरह आप बड़ी ई का भी एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पर हमने पहले छोटी ई का एग्जाम्पल लिया, यानी कि केवल ह्रस्व स्वर साथ में लिए। यहाँ पर हमने एक ह्रस्व स्वर लिया, एक दीर्घ स्वर लिया, फिर हम केवल दोनों दीर्घ स्वर लेकर भी एग्जाम्पल यहाँ पर दे सकते हैं। लास्ट में हमने ऊ का एग्जाम्पल हमारा यहाँ पर शेष है। एक और एग्जाम्पल बड़ी जो दीर्घ से दीर्घ स्वर का ही है, उसको भी एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं, और बनेगा आपका केवल यही। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं नदी धन ईश। क्या एग्जाम्पल होगा इसका, नदीश। एक और एग्जाम्पल अगर मैं लूं, यहां पर देखिए नदी, ईश, नदीश। बिल्कुल नेक्स्ट एग्जाम्पल, रजनी धन ईश, रजनी बड़ी की मात्रा, ईश। क्या आपका बनेगा, सेम, रजनीश, रजनीश। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल दे सकते हैं दीर्घ संधि का। और अब हम एग्जाम्पल देंगे ऊ से संबंधित, ऊ धन ऊ। तो यहाँ पर दोनों ही हमारे कैसे हैं, दोनों ही हमारे ह्रस्व स्वर हैं। तो अब हम लिखेंगे गुरु धन उपदेश, गुरु धन उपदेश। गुरु, ऊ का साउंड यहाँ पर आ रहा है, उपदेश, ऊ का साउंड यहाँ पर आ रहा है, गुरु धन उपदेश। तो आपका बड़ा ऊ यहाँ पर बनेगा। तो क्या हमारा यहाँ पर हो जाएगा, गुरुपदेश, गुरुपदेश, गुरु का उपदेश। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। और ऐसे ही भानु धन उदय, भानु धन उदय। एक और हम यहाँ पर लेंगे, भानु धन उदय, भानु और उदय। तो क्या हमारा बनेगा,
भानुदय, भानुदय। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमने जो ह्रस्व स्वर केवल हमने यहाँ पर मिलाया। तो यहाँ पर जो हमारा बड़े ऊ वाला जो साउंड वाले शब्द हैं उनको हमने करा। और ऐसे ही हम आगे एक ह्रस्व लेंगे, एक दीर्घ स्वर लेंगे, तो सेम हमारा दीर्घ स्वर यहाँ पर बनेगा। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, लघु, लघुधन, ऊर्जा। तो आप देखें, लघु छोटे ऊ का साउंड, ऊर्जा यानी कि बड़े ऊ का साउंड, सेम दीर्घ स्वर ही हमारा यहाँ पर बनेगा। तो इसको हम कहेंगे लघु ऊर्जा, लघु ऊर्जा। लघु ऊर्जा। तो इस तरह से हमने दीर्घ स्वर से संबंधित जो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ये हमने पढ़ लिए हैं। और आशा करती हूँ कि आप ये सारी चीजें अपनी कॉपी में नोट डाउन कर रहे होंगे, अपनी कॉपी में लिख रहे होंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम आगे के संधि के भेदों को डिस्कस करेंगे। तो बच्चे, आज के सेशन में हमने यहाँ पर जो दीर्घ संधि है इसको हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया। बहुत ही अच्छे से अलग अलग एग्जाम्पल से हमने इसको समझा। तो एक बार इसको आप घर पर जरूर रिवाइज कीजिए और इस तरह के और भी एग्जाम्पल्स इसमें सेट कीजिए और भी एग्जाम्पल्स आप लिखिए, क्योंकि जब तक आप इसमें प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप इन सारी चीजों को क्लियरली नहीं समझ पाएंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा सेशन होने वाला है वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप सेशन से जरूर जुड़िए। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।